सोचिए, क्या होता है जब एक अकेला सा तेल का टैंकर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच टकराव की वजह बन जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैरिनेरा टैंकर की कहानी के बारे में। एक ऐसी जबरदस्त जब्ती जिसने न सिर्फ समंदर में लहरें उठाईं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ग्लोबल पावर्स को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सोचिए, हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर और नॉर्थ सी की वो बर्फीली हवा, जब एक अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल असली मंजर है। हवा में टेंशन साफ महसूस किया जा सकता है। खुले समंदर के बीचों बीच एक हाई स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अचानक नहीं हुआ। ये तो अटलांटिक महासागर में 2 हफ्तों से भी ज्यादा चली एक, कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लुका छिपी का क्लाइमैक्स है। और ये कहानी भी कोई सीधी साधी नहीं है। इसमें जासूसी है, डिप्लोमेसी है और ग्लोबल पावर का खुला खेल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? एक मामूली से तेल टैंकर के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक हाथ धोकर क्यों पड़ गई थी? चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो यह है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, मैरिनेरा टैंकर। पर रुकिए, इसका नाम हमेशा से ये नहीं था। पहले इसे बेला 1 के नाम से जाना जाता था और ये ईरान से वेनेजुएला का एक बहुत लंबा सफ़र तय कर रहा था। एक ऐसा सफ़र जिस पर शुरू से ही पाबंदियों का साया मंडरा रहा था। तो ये पूरा मामला इतना बढ़ा कैसे? चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि ये टकराव कैसे गर्माता गया। देखिए, 2024 में अमेरिका ने बेला 1 पर लगा दिए बैन। फिर दिसंबर में मामला और भी गर्म हो गया जब वेनेजुएला के पास अमेरिकी फोर्सेस ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। और इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ी चाल चली गई। जहाज की पहचान ही बदल दी गई। बेला 1 का नाम हो गया मैरिनेरा और उस पर लगा दिया गया रूस का झंडा। काफी सोची समझी चाल थी ये, पर काम नहीं आई। अमेरिकी और ब्रिटिश फोर्सेस ने 2 हफ्तों तक इसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार नॉर्थ सी में इसे जब्त कर ही लिया। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज और किसी एक देश की कहानी नहीं है। असल में ये एक ग्लोबल चेस का गेम है जिसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और हर कोई अपने अपने मतलब के लिए अपनी चाल चल रहा था। तो कौन है ये खिलाड़ी और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमेरिका की बात करें तो वो वेनेजुएला और ईरान पर लगे अपने बैन को सख्ती से लागू करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है रूस, जो अपने झंडे वाले जहाज को बचाकर समंदर में अपनी आज़ादी का दम भर रहा है। इसमें यूके भी है, जो एक बड़े पार्टनर के तौर पर अमेरिका का साथ दे रहा है। और फिर है वेनेजुएला और ईरान, जो इस खेल के दूसरे सिरे पर खड़े हैं। तो ये साफ है कि इस गेम में हर किसी के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो जैसे ही समंदर में एक्शन खत्म हुआ, दुनिया की राजधानियों में एक नया युद्ध शुरू हो गया, शब्दों का युद्ध। जब्ती की खबर जैसे ही फैली, हर देश की तरफ से तीखे बयान आने लगे और डिप्लोमैटिक माहौल एकदम गर्मा गया। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का एक बहुत ही सख्त और साफ संदेश आया। उन्होंने कहा, वेनेजुएला के अवैध तेल की नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है, पूरी दुनिया में कहीं भी। मतलब एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि अमेरिका अपने बैन को लागू करने के लिए कहीं भी, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठा, उसने तुरंत पलटवार किया। रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला दिया। उनका कहना था, किसी भी देश को दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में रजिस्टर्ड जहाज़ों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने का हक नहीं है। उनका तर्क सीधा था, ये जब्ती इंटरनेशनल लॉ का खुला मजाक है। ये कन्वेंशन समंदर के इस्तेमाल के लिए नियम बनाता है और रूस के हिसाब से अमेरिका इन बुनियादी नियमों को तोड़ रहा था। तो यहाँ मामला आकर फंस गया। हमारे सामने इंटरनेशनल लॉ की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि बैन लागू करने के लिए ये जब्ती करना जरूरी था। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि ये तो समंदर में आवाजाही की आज़ादी के खिलाफ है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? अमेरिका ने खुद इस यूएन कन्वेंशन पर कभी साइन ही नहीं किया है, हालांकि वो आम तौर पर इसके नियमों को मानता जरूर है। अब इस एक घटना को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ये जो मैरिनेरा टैंकर है ना, ये अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक शैडोई दुनिया का हिस्सा है, जिसे घोस्ट फ्लीट के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये घोस्ट फ्लीट है क्या भला?
देखिए, ये ऐसे जहाज़ों का एक पूरा नेटवर्क है जो दुनिया की नज़रों से, रडार से, हर चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। ये अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, बार-बार अपने नाम बदलते हैं, झंडे बदलते हैं। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बैन से बचकर तेल जैसे सामान की स्मगलिंग कर सके। ये ग्लोबल ट्रेड का एक छिपा हुआ, अवैध और बहुत ही खतरनाक पहलू है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? क्यों ये घटना इतनी मायने रखती है? पहली बात, ये साफ दिखाती है कि अमेरिका अपने बैन को लागू करने के लिए किसी भी हद तक, यहाँ तक कि मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने तक जा सकता है। दूसरी, ये उन देशों की चालाकी को भी सामने लाती है जो बैन से बचने के लिए इस घोस्ट फ्लीट वाली चूहे बिल्ली की चालें चलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये अमेरिका और रूस के बीच एक सीधा, भले ही बिना हिंसा वाला टकराव था। और ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में टेंशन किस लेवल तक बढ़ चुका है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया की बड़ी ताकतें बैन और रिसोर्सेज को लेकर एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो क्या खुले समंदर ही अगला जंग का मैदान बनने वाले हैं? क्या भविष्य में हमें समंदर में ऐसे और भी टकराव देखने को मिलेंगे? क्या दुनिया के महासागर एक नया जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।